समाज में महिला को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति को हाशिए पर व असुरक्षित दिखाने वाले कारकों की बात करनी है। जब इनकी बात करेंगे, जो महिलाओं की स्थिति को असुरक्षित और हाशिए पर दिखाते हैं कारक, तो सीधी सी बात है फिर वो चुनौतियां भी इसी में आ जाएंगी, चुनौतियों का भी जिक्र कर लेंगे। तो भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है, सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जैसे वो बचपन से पैदा होती है, उसके सामने चुनौती आती है कि जो एक परंपरा भी बनी हुई है कि भारत की जो पितृसत्तात्मक परंपरा है उसका सामना करना पड़ता है। पितृसत्तात्मक परंपरा मतलब कि जो बाप है, पिता है, उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो लड़की ना होकर के उसका ही पुत्र हो, पुत्र वो पुरुष। तो इसमें क्या है, जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं वो महिला की तुलना में पुरुषों को ज्यादा दिए जा रहे हैं, लड़की को ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो कहने का सत्ता पे पूरा का पूरा नियंत्रण वो पुरुषों का ही है। जो समस्या आती है सामने महिलाओं की सबसे बड़ी, तो भारत में जो भारत की एक पितृसत्तात्मक परंपरा है उसका भी इनको सामना करना पड़ता है। भारत की पितृसत्तात्मक परंपरा, पैट्रियार्की, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए उसके पास अगर कुछ जमीन है तो जमीन का अंश रहेगा, हिस्सा रहेगा, तो उसके अगर दो पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों में बराबर बट जाएगा। वहीं अगर दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं तो उसके चार हिस्से नहीं होकर के वो तब भी दो में ही रहेंगे। महिलाओं को, लड़कियों को तो बराबरी का हिस्सा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि माना जाता है, धारणा है कि लड़कियां जो है वो एक बोझ समझी जाती हैं, पराया धन है, कि इनको तो जाना है दूसरे के यहाँ। इसलिए हम देखते हो कि महिलाओं को पढ़ाने में भी लोग आनाकानी करते हैं कि ठीक है आप जो है सिंपल ग्रेजुएशन करना तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, या इंटर करना इंटर कर लीजिए, उसके बाद जो है आपकी शादी कर दी जाएगी और बस इतने तक ही सीमित रहते हैं। तो ऐसे में कैसे महिला जो है आगे बढ़ेंगी, कैसे उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, इन सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। और जब महिला वो आगे पढ़ नहीं पाएगी, सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगी, तो शादी के बाद वो किसी पे बोझ ही रहेगी, आश्रित रहेगी। और जब कोई किसी पे बोझ रहता है तो खलने लगता है। हो सकता है इसी क्रम में क्या है, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार हो, मिसबिहेव किया जाए, मारा पीटा जाए, और हो सकता है कि फिर दहेज की मांग हो कि भाई कहीं ना कहीं तो संतुष्टि चाहता है व्यक्ति कि चलो कम पढ़ी लिखी है तो कम से कम पैसा मिल जाए। तो उसी क्रम में क्या है, दहेज प्रथा के क्रम में ही महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी होना पड़ता है। तो ये ऐसी दो चार चुनौतियां लिखेंगे, जैसे कि इसमें एक तो दहेज प्रथा हो गई, दहेज प्रथा वाला मामला हो गया। दूसरा ये कि लड़की को बोझ समझ लेना, ये भी। तो दहेज प्रथा और भारत में लड़की को बोझ समझना, लड़की को पराया धन
समझना, लड़की को पराया धन समझना। जैसे एक स्टूडेंट यहीं पे पढ़ती थी तो यही एक बार जिक्र हो रहा था, तो बताया कि सब ऐसा भेदभाव जो है अक्सर उनके घर में भी होता है, और ऐसा भेदभाव करने में उनकी माता जी का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, भेदभाव करने में। कि वो 3 बहनें थी और उनका एक भाई, तो उन चारों के लिए बराबर ट्रीटमेंट होता ही नहीं था। भाई को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, जबकि उन लड़कियों को जो उनकी बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं होती थी। और यहाँ तक कि हर बात पे यही एक ताना मारा जाता था, एक यही कमेंट किया जाता था कि भाई हमने पढ़ना है तो पढ़ लीजिए ढंग से, वरना अगले साल शादी कर दी जाएगी। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वरना शादी कर दी जाएगी तुम्हारी। तो इतना मेंटली टॉर्चर होते थे कि लगता था ये जन्म क्यों लिया। और बता रहे थे कि एक बार जैसे कि जब जन्म लिया तो ये स्थिति थी कि दादाजी ने दादी ने हमको फेंक दिया था, कि फेंक दिया था। कि वो कूड़े पे फेंक के आ गए थे, पिताजी लेके आए। और पिताजी जो कि सक्षम थे, नौकरी है, सरकारी नौकरी, ये नहीं बताऊं किस विभाग में। तो ये है कि महिला का शोषण हो रहा है, तो उसके लिए भी महिला भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो रही है। इस वजह से कि मतलब दादी ये कहने थे कि क्या लड़के को जन्म नहीं दे सकती, 3 लड़कियां हो गई हैं, लड़की लड़की करती रहेंगी, बोझ बढ़ाती रहो, लड़का कहाँ तक कमाएगा, कहाँ तक कर्ज लेगा। उधर की जो सबसे छोटी बहन थी उसको फेंक दिया था। इस तरह की जो व्यवहार होते हैं इनका सामना अक्सर लड़कियों को, महिलाओं को करना पड़ता है। कभी ऐसा देखा किसी ने अपना लड़का फेंक दिया हो? लड़के के लिए, लड़के के जन्म के लिए तो लोग जो है मन्नतें मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, यहाँ तक कि लोग जो है व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, शरीर अपना तोड़ फोड़ देते हैं, शरीर को भी कष्ट देते हैं कि पुत्र प्राप्त हो जाए। पुत्र धन होता है और लड़की पराया धन होती है, ये मेंटेलिटी। अच्छा, यहाँ स्त्री पुरुष का भेदभाव नजर आता है, जानवरों में नहीं होता है ऐसा। जानवरों में जो स्त्रीलिंग है, गैया भैंसिया, उसको रखा जाता है, बैल भैंसा को मारा पीटा जाता है, या बेच दिया जाता है, या कटो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हासिल हो रहा है ना, दूध मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है, दही मिल रही है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रही है वो भी तो एक स्त्रीलिंग है ना, फिर उसको क्यों नहीं पराया धन माना जा रहा है? अगर भेदभाव आप कर रहे हैं तो फिर हर जगह कीजिए, चलो, वहां नहीं। वहां तो मतलब ऐसे पता चला, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में आप ज्यादातर देख लो, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि अगर किसी के गाय भैंस ने बच्चा दिया, अगर गाय या भैंस का बच्चा ही पैदा मतलब स्त्रीलिंग में हुआ तो अच्छी बात है, बढ़िया है। ये दूसरी ओर मशीन आ गई है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और जहाँ पुल्लिंग नहीं जन्म लिया तो क्या होगा, इसका क्या करेंगे आजकल, क्योंकि बैलों से और भैंसों से जो है खेती तो नहीं हो रही है, उनसे जुताई तो नहीं करा रहा है किसान। आजकल तो मशीनरी आ गई हैं, ट्रैक्टर हैं, अलग अलग उपकरण आ गए हैं, तो उसका काम सिर्फ यही है कि बड़ा हो या वो हो, छोटेपन में उसको बेच दिया, या फिर उसका कसाई काटे, उसको रखे, और उसकी मर्जी है।
तो भेदभाव तो है ही। इसका मतलब है कि जो आपको आपकी जरूरतें पूरा करेगा, जैसे आपको बेनिफिट है, उसको आप तवज्जो दे रहे हो, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और ये साबित कर किया महिलाओं ने कि ऐसा नहीं है भाई कि आपका लड़का ही जो है आपकी सेवा कर सकता है, सारे काम कर सकता नहीं। हमें मौका दीजिए। और जब मौका दिया गया तो साबित भी करके दिखाया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो फिर वहीं से धारणा बदली लोगों की कि दिक्कत स्त्री और पुरुष में नहीं है, दिक्कत यह है कि आप उसको बराबर नहीं आने दे रहे हैं। ये परंपरा चला रखी है पितृसत्तात्मक, यहाँ तक कि प्रथम संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक ही पुत्र रहेगा, पुत्र ही मुखाग्नि देगा, अग्नि देगा। स्त्री को, लड़की को जाने नहीं दिया जाता। शमशान घाट में के जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगी? क्या उनके द्वारा अग्नि देने से मुक्ति नहीं मिलेगी? अब एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी भर चोरी की, लोगों को मारा पीटा, डकैती डाली, बुरे काम की पूरी लाइफ, और वो ये उम्मीद लगा ले कि मेरा लड़का, मेरा पुत्र जो है मुझे अग्नि दे देगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये कहाँ का तर्क है? और एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी भर अच्छे काम किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, और उसे उसके अंतिम संस्कार में अगर उसकी पुत्री उसको अग्नि दे, उसकी चिता को अग्नि लगाए, तो क्या वो नरक में चला जाएगा या उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी उससे? ये तो गलत धारणा है। तो कहीं ना कहीं हमेशा हर चरण पे, हर फेस पे महिलाओं को किसी न किसी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ रहा है। भेदभाव उनके साथ हो ही रहा है। तो उसमें चाहे वो पितृसत्तात्मक परंपरा हो, दहेज प्रथा हो, और लड़की को एक बोझ मानना है, समझना है, फिर लड़की को पराया धन मानना है, समझना। यहाँ तक कि जैसे लड़की पैदा होती है तभी से कन्या भ्रूण हत्या, चलो जन्म भी ले लिया तो जैसे अभी बताया कि उस बच्ची को कूड़ी पे फेंक के आए थे, कचरे में फेंक के आए थे, बालिका शिशु हत्या, ये भी सामने आते हैं। कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, बालिका भ्रूण हत्या, गर्ल फोर्टिसाइड। अगर अबॉर्शन नहीं करा पाए तो जन्म लेगी तब उसके बाद मार दिया जाएगा। लड़के को नहीं मारता है ऐसे को, लड़के ने जन्म लिया तो नहीं, उसको नहीं मारेगा। आग का तारा, बुढ़ापे की लाठी, सब, और बुढ़ापे में यही लड़का लतिया रहा है। एक बड़ा मतलब भजन है, माँ का दिल आपने सुना होगा, सोनू निगम ने गाया है। तो जो एक लड़की के लिए कलेजा निकाल के ले आता है, माँ का दिल निकाल के ले आता है, तो लड़की तो नहीं होती, वो ही तो लड़का होता है। तो ये नहीं कि हर जगह या किसी को अगर ये मान के बैठे कि ये हर जगह ही सही है, तो ऐसा नहीं है। आपने कई ऐसे अपने आसपास भी घटनाएं देखी होंगी कि कई बच्चे अपने माँ बाप को पीटते हैं, मारते हैं। कई ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी हुई होंगी कि एक लड़का अपने माँ बाप को मार पीट रहा है। कभी सुना कि लड़की ने अपने पिताजी को मारा, माँ को मारा? बहुत रेयरली अगर कोई होगा तो सुना होगा, वरना ऐसा कहीं नहीं है कि लड़की ने आज अपने पिताजी को मारा, खूब मारा, कि पिताजी ने पैसे नहीं दिए, खूब मारा। ऐसी घटनाएं कहीं सुनी है आपने कि लड़के को पैसे नहीं मिले शराब पीने के लिए
और उसने बाप को खूब मारा, घर से निकाल दिया माँ बाप को। कभी ऐसा सुना कि लड़की ने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाल दिया, जबकि उसके घर रह रहे थे, ससुराल में रह रहे हैं। ये जरूर सुना कि लड़के ने अपने माँ बाप को निकाल दिया घर से, अनाथ आश्रम, ये वृद्धाश्रम, इन सब जगह भेज दिया, आश्रम में भेज दिया। तो ऐसी कई घटनाएं, कई प्रमाण ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि महिलाएं के प्रति जो धारणा है वो सही नहीं है, कि महिलाएं वो नहीं कर सकती जो पुत्र कर सकता है, लड़की वो नहीं कर सकती जो पुत्र कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मौका दे के देखिए। इसलिए क्या है, सरकारें प्रयास करती है कि जो पितृसत्तात्मक वाला मामला था, परंपरा थी, इसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। अब चाहे वो कोई भी संपत्ति हो माता पिता की, उसमें बराबरी का हिस्सा लड़कों को भी है और लड़कियों को भी है। अगर 2 लड़के 2 लड़की हैं तो उसके 2 हिस्से ना होकर के 4 हिस्से होंगे। और महिलाओं का, लड़कियों का ये दिल देखिए कि वो अपने हिस्से में आई हुई संपत्ति को भी अपने भाइयों को दे देती है। उनका हिस्सा है ना, वो तो नहीं लेती है। शादी में खर्च क्या लड़की के होता है, लड़के के भी होता है? दोनों के होता है। ये तो धारणा है कि लड़की के में ज्यादा दहेज देना पड़ रहा है, लड़की के में भी तो उतना ही खर्च होता है। तो शादी में तो बराबर ही खर्च किया माँ बाप ने। थोड़ा बहुत मान लो 19-20 का अगर खर्च लड़की की शादी में हो गया तो इतना नहीं है डिफरेंस कि लड़की के में कुछ खर्च ही नहीं हुआ, लड़की की शादी में पूरा घर बेच के दे दिया। खर्च होता ही है, 19-20 का अंतर है। उसके बावजूद भी लड़की कभी ये नहीं कहती कि मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे दिए, अगर उसके भाई हैं। और पुरुष ये लड़के ऐसा करके देखें कि ठीक है, हम अपने हिस्से की संपत्ति तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं सुना होगा आपने। तो यही क्या है, कई ऐसी समस्याओं का सामना हमेशा करती हैं। दूसरा यह है कि जो बालिका शिशु होती हैं उनका शारीरिक शोषण भी होता है। ऐसे कई उदाहरण देखिए आपने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, छोटी बच्चियां हैं उनको बहला फुसला के ले गए, बुला लिया, उनको फिर तस्करी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, उनसे गलत काम कराया। तो ये जो समस्या है ये महिलाएं या बच्ची लड़कियां तो फेस करती हैं। कभी लड़कों का सुना कि लड़के को उठाया और उसके साथ रेप किया, नर बलात्कार, या उसके लिए तैयार किया गया लड़के को? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसी समस्याएं, रेप जैसी समस्याएं भी वो बच्चे, महिलाएं, लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं। बालिका शिशु का शारीरिक शोषण। जैसे अक्सर आपने देखा होगा, कई छोटी छोटी बच्चियां जो है घरों में काम भी करती हैं, घरों में काम करने के साथ साथ उनको पिटाई भी मिलती है, मारा पिटा भी जाता है। कहीं जो है छोटी छोटी बच्चियां आपको भीख मांगती हुई दिखाई दे जाएंगी, उनके साथ प्रताड़ना तो हो ही रही है। उसके बाद अगर उन बच्चों को उठाया, मानव तस्करी की, और फिर वैश्यावृत्ति के धंधे में उनको धकेल दिया, वैश्यावृत्ति जैसे घृणित काम में उनको धकेल दिया, तो ऐसे में सोच के देखिए, क्या उस बच्ची को जिसको उठाया गया ऐसे काम करने के लिए, उसकी तो मर्जी तो होगी नहीं, उसको जबरन धकेला गया है। तो जो महिला, जो बच्ची ऐसे कार्य में धकेली जाती है, तो उसको जो मूल अधिकार है जो मिलने थे, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, तो क्या उसको मिले? वो तो वंचित रही ना उस चीज से।
कभी आपने ऐसा सुना कि पुरुष वेश्यालय है, यहाँ से पुरुष पुरुष है? ऐसा नहीं। जो समस्याएं हैं यौन शोषण की, वो भी इनको झेलनी पड़ती हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि सेक्स वर्कर के रूप में सेक्स वर्कर तथा मिसबिहेव भी होता है भाई, दुर्व्यवहार तथा दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाएं। पीड़ित महिलाएं। देखिए समाज में एक धारणा बनी हुई है कि जमाना खराब है। जमाना किसने खराब किया? जमाना खराब होने की जो बात करते हैं कि जमाना खराब है, आखिर जमाना खराब किसने किया? जमाने में भी तो आप ही लोग शामिल हैं। ऐसे में क्या होता है, जो आसपास होने वाली घटनाएं हैं उनको देख करके न जाने कितने परिवार, कितने माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने से रोक लेते हैं कि अब स्कूल नहीं जाना है, अब कॉलेज नहीं जाना है, क्योंकि जमाना खराब है। लड़के को नहीं रोकते हैं, उसके लिए क्या जमाना खराब है, वो खुद जमाना खराब करके आ रहा है। नहीं, कोई अपने लड़के को देखा कि वो लड़के को इस वजह से कि लड़के को छेड़ दिया था किसी ने, इसलिए अब वो स्कूल नहीं जाएगा, इसको घर बैठा दो? ऐसी घटना तो नहीं सुनी। छेड़खानी की घटनाएं, और अगर आसपास में एसिड अटैक या रेप जैसी घटनाएं हो जाए तब तो निश्चित ही है कि वो प्राथमिक स्तर पे ही, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पे ही बच्चों को घर बैठा दिया जाए। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जो रेपिस्ट है, आपने कहीं देखा होगा कि ये नहीं कि वो उसके लिए कोई एक परिपक्व महिलाएं चाहिए, उसको तो बच्चे ही मिल गए, बच्चियों को शिकार बना लेगा, उसके लिए कोई विशेष चयन थोड़ी है भाई। अगर कोई प्री प्लान्ड है ऐसा घटना कि वो प्री प्लान्ड रेप की घटना है, तो उसमें टारगेट रखा है। टारगेट में भी ये नहीं है कि उसकी उम्र महिला की इतनी है इतनी है, जो भी उसने टारगेट किया, चाहे उस बच्चे की उम्र 5 साल हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे फिर वो 16 साल हो। तो ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं और आसपास हो जाती हैं तो ये तो और निश्चित हो जाता है, ऐसी घटनाएं आपने सुनी होंगी कि एक माता पिता अपनी बच्चियों को प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक विद्यालय से ही जाने से रोक लेते हैं। ऐसे में क्या होगा, उनको शिक्षा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, प्रभाव नहीं बल्कि एकदम अभाव होता है। ऐसे में महिला जो साक्षरता दर है वो स्वाभाविक है बढ़ेगी नहीं, स्वाभाविक है वो बढ़ेगी नहीं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाओं के लिए दरअसल कभी भी कहीं भी ऐसे माता पिता भी ये नहीं कि उनको आजादी दे देते हैं कि तुम जब न जाओ, उनके लिए भी दिशा निर्देश होते हैं कि भाई आप जाएंगे, स्कूल टाइम जो भी है आपका, ट्यूशन टाइम जो भी है आपका, इस टाइम जाएंगे और इतने समय तक वापस आ जाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा लेट भी हुए तो घर वालों को चिंता होने लगती है। लड़का अगर लेट हो तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे वो अभाव नहीं है कि अगर लड़के के साथ होगा भी क्या, ज्यादा किसी को पीटी आएगा, यही होगा। ये पीट के आ गया तो अच्छी बात है, शान है कि हमारे छोरे ने पीट दिया, पिट के आया तो बताएंगे नहीं, 2 लाते हम भी मार देंगे। पर महिला को लेकर के, लड़की को लेकर के सोच जो है वो अलग ही रहती है। इसलिए क्या है, महिला को प्राथमिक स्तर पे या प्राथमिक विद्यालय के स्तर पे विद्यालय छोड़ने की घटनाएं सामने आती हैं।
प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई छोड़ने की घटनाएं भी सामने आती हैं। आगे देख लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को वो एसिड अटैक का भी सामना करना पड़ता है। तो तेजाब हमलों से पीड़ित महिलाएं, तेजाब हमलों का सामना करना पड़ता है। कभी सुना कि लड़की जो है लड़के के पीछे पड़ी थी, वो माना नहीं, मना कर दिया, और लड़की ने कहा अच्छे बेटा आज निकल घर से, तेजाब फेंकूंगी तेरे मुंह पे, बहुत घमंड अपनी खूबसूरती का। ऐसे सुना है कभी? कभी नहीं सुना। लड़के तो कह के तो देखिए, हम तैयार हैं। ऐसा तो नहीं सुना। हाँ, लड़की के पीछे लड़का पड़ा है, लड़की ने इनकार कर दिया, ना कह दिया, तो लड़की ने जरूर ऐसे एसिड अटैक वाले घृणित कारनामे किए, घटनाओं को अंजाम दिया। तो दरअसल ऐसे हमलों का भी महिलाएं या लड़की बच्ची शिकार होती हैं। और तो और आजकल तो नया मामला, जैसे आप ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखोगे तो क्या है कि शान की बात, मूंछ की बात आती है, झूठे शान की बात आती है। आपका लड़का किसी लड़की को अगर साथ ले आया, भगा के ले आया, तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपकी लड़की किसी के साथ चलेगी तब बवाल है। उसका हश्र यही होगा, शूट एंड साइड, मार दिया जाएगा, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग के मामले भी कई ऐसी घटनाएं भी आपने सुनी होंगी, कहीं आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि अगर किसी की बेटी घर से चली गई, अगर वो पकड़े गए या उनको ढूंढा जाता है, पकड़े गए तो समझ लीजिए मौत के घाट उतार ही दिया जाता है। किसी ने नाक कटवा दी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हमारी शान पे बट्टा लग गया, तो आप हत्या कर देंगे तब मुंह दिखाने लायक रहेंगे? तब तो आप अपराधी हो गए, हत्यारे हो गए। तब क्या आपकी जो इज्जत है, शान है, वो लौट के आ जाएगी? आपने तब तो ध्यान दिया नहीं जब ये गतिविधियां चल रही थी, जब आप रोक सकते थे, तब तो ना सुना ना समझा। अब आप झूठी शान के लिए एक नहीं दो हत्याएं कर दे रहे हैं। तो यही मेंटेलिटी है। तो ऑनर किलिंग जैसे मामले का शिकार भी होते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं कि सर महिलाएं, पुरुष भी होते हैं, पर महिला वाला पढ़ रहे हैं तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, ऑनर किलिंग। आपकी बात हुई किसी की बच्चे के आसपास ऐसी घटना आपके आसपास हुई? अरे पड़ोसी गाँव में थी, कब जब आप छोटी थी? 10th में थी? अच्छा, निपटा दिया था दोनों को? अच्छा, आप रिलेशन में, तब तो बहुत जलवा होगा उनका। तो तो कितने साल हो गए होंगे, कितने साल हो गए होंगे इस घटना को?
15 साल हो गए, 15, 10 साल मान लो। तो क्या वो 10 साल में लेकर के जहाँ ये घटना हुई है, जिस गांव में घटना हुई है, तो इन 10 सालों में क्या कोई भी फिर लड़की लड़का भागे नहीं? एक भी नहीं भागा। आस पास के गाँव में तो एक भी नहीं भागा। पता नहीं। अच्छा, वो हाईलाइट था तो पता चल गया था। मतलब वो तो मार दिए थे, तो इस घटना से मतलब इतना खौफ हो गया कि 10 साल में कोई जो है किसी ने मतलब मोहब्बत करने की गुस्ताखी की नहीं, दीवार में चिन्हवा दिया जाता है उसको। ऐसा क्या मतलब है वास्तव में? ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है? 10 साल में फिर कोई किसी ने ऐसा कदम उठाया नहीं? ऐसे तो और उठाया होगा कि देखो आग का दरिया है, डूब के जाना है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये सब बेफिजूल की बात है। इसी क्षेत्र में रहा हूं मैं, मतलब एक नहीं 10 घटनाएं हैं ऐसे। यहाँ तक कि ऑनर किलिंग के आपके पड़ोस का जो टाउन एरिया है, इसमें आप देखो हर महीने ऐसी ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं। हाँ, प्रेमी युगल ने लगाई फांसी। प्रेमी युगल ने फांसी नहीं लगाई थी, लटका दिया था उनको। एक नहीं, दो नहीं, 3 घटनाएं भी हो रही हैं और लोग निकल भी रहे हैं, लड़की लड़का घर से बाहर भी निकल रहे हैं। तो अगर आप ऐसी घटनाएं करके खौफ पैदा करना चाहो तो बेवकूफी है। अच्छा, एक बात पूछ के देखना आज अपने अम्मी डैडी से, अगर जो बच्चे फ्रैंक हैं, सिंपल सी मतलब कोई बात नहीं कि स्टार्ट में सीधे पूछ लेना, अच्छे बताओ आपका कोई जो है रहा है, रही है? अम्मी तो पूछना रहा है, और बचपन को रही है क्या? अगर फ्रैंक है तो, अगर फ्रैंक नहीं है तो पापा जो है मतलब थोड़ा टेढ़ी की रहे हैं, वो लतिया आएंगे पहले तुमको। तो इस तरह से नहीं, पहले माहौल बना लेना, फिर पूछना चुपके से, हंसी मजाक के लिए एकदम पूछ लेना है, आपके तो कोई रहा होगा मम्मी, पापा से पूछ लेना। मुस्कुरा गए तो समझ लो यस, हाँ है। समझे? देखिए, कारनामे कान सभी करते हैं, पर अपने टाइम में बुरे नहीं लग रहे हैं, अपने टाइम में बुरे नहीं लग रहे हैं। यही काम भी तो आपने किया है। अब आप इस वजह से किसी की हत्या कर दो, ये तो एकदम गलत है सरासर। हाँ, उस पे आप समाधान कर सकते थे। जब ये घटना हो रही थी, आपको सूचना मिली, तो उस पे आप समाधान कर सकते थे या नजर रख सकते थे, ताकि ऐसी बात आगे ना बढ़े और कोई ऐसी घटना हो ना। कम से कम 2 व्यक्ति की जान तो बच जाती, और आप हत्यारे होने से भी बच जाते। आप उनको मार के, इस पे एक मूवी बनी थी रणदीप हुड्डा ने NH शायद 20, पता नहीं कौन सा NH हाईवे, नेशनल हाईवे कुछ इस तरह से नाम है, मूवी का ध्यान नहीं आ रहा। कौन सी मूवी? NH10 ना, NH10। ऑनर किलिंग का जो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है अक्सर, तो जीता जागता सबूत उसमें देखा है। हाँ, वही विराट कोहली की वाइफ ना, वही। तो ऑनर किलिंग का सामना अक्सर महिलाओं को करना पड़ता है। और जो समाज में क्रूरतियां हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, उनका भी तो सामना करना पड़ता है। हालांकि जमाना जैसे बदल जा रहा है तो वो दूर होती जा रही है, मगर फिर भी करना पड़ता है। जैसे कुछ हद तक क्या है, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो पर्दा प्रथा जो है या ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी भी क्या है, जो पुरानी बहुएं हैं वो घूंघट निकालती हैं। यहाँ तक कि अगर बड़ा कोई, उसके पति से बड़ा कोई व्यक्ति घर में भी आ जाता है, अगर वो चारपाई में बैठी है तो उठ जाती हैं, उठ जाती हैं। आजकल ऐसा नहीं, आजकल थोड़ा मामला ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्र में आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना फिर भी कम हो गया। तो ये जो
आखिर पर्दे वाली ये पर्दा प्रथा है, ग्रामीण स्तर की बात कर लो तो उसमें पर्दा भी निकाला जाता है, तो जो परिवार के सदस्य अपने हैं उनसे निकाला जा रहा है। परिवार में पर्दा जेठ हो गया, ससुर हो गया, मतलब उसके पति से जो बड़े हैं उनसे तो पर्दा निकालती है ना महिला। घर में पर्दा निकालती है, ससुराल में पर्दा निकालती है। और महिला अपने ससुराल से कहीं बाहर जाएगी, मतलब अपने घर आ रही है, घूमने के लिए आ रही है, बाहर निकल रही है, तो घर से जैसे बाहर निकली, गांव से जैसे बाहर निकले, पर्दा हटा दिया। तो खतरा तो घर में है। ये कहाँ का तर्क है, ये कहाँ की मेंटेलिटी है कि आप जो है अपनों से पर्दा निकालने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं और बाहर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सर से पल्लू उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खतरा इसका मतलब आपके घर में ही अपना है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना। इसी धारणा को, ऐसी कृतियों को आज की जनरेशन बदल दे रही है। आज के टाइम में आप देखोगे जो नई शादियां हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आप पर्दा नहीं कर रहा है तो वो आपका मान सम्मान नहीं कर रहा है, एकदम गलत है। जिस तरह से एक पिता से उसकी बेटी पर्दा थोड़ी ना करती है, वो भी तो महिला है, वो भी तो स्त्री है, पर्दा नहीं करती है तो क्या वो मान सम्मान नहीं करती है? तो अगर बहू को भी आप बेटे की तरह मानोगे तो वही चीज तो है। आप अगर सम्मान देंगे उनको, उनका हक दिलाएंगे, तो आपका वो सम्मान मिलेगा सही। पर्दा करने से मान सम्मान का कोई मतलब है ही नहीं, पर्दा ना करने से मान सम्मान का कोई मतलब है ही नहीं। कोई अगर ये सोचे कि जो महिला पर्दा कर रही है वो मान सम्मान करती है, बहुत अच्छा करती है, और वो ये सोचे कि महिला जो पर्दा नहीं करती है, पल्लू नहीं निकालती हैं, तो वो रेस्पेक्ट नहीं करती हैं, तो ये तो गलत बात है। तो जो समाज में कुरीतियां हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। महिलाओं के विरुद्ध कुरीतियों का सामना करना पड़ता है इनको। मान लीजिए महिला किसी तरह से वो कन्या भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या या प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई इन जैसी कृतियों से बाहर निकल भी गई, पढ़ भी ली, पढ़ने के बाद वो कहीं कार्य कर रही है, तो जहां पर वो कार्य करती है उस कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव भी होता है। तो कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का सामना भी इनको करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव के साथ साथ महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार भी होना पड़ता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे घटनाएं, हमारे यहाँ भी एक जो है महिला रिसेप्शन जो है वो कार्य करती थी, तो उन्होंने बताया यहाँ की हकीकत, जो यहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे महिलाओं को काम दिया जाता है, रखी जाती हैं एज ए रिसेप्शन या हॉस्पिटल वगैरह अगर वहाँ पे कार्य करने के लिए, तो उस महिलाओं ने भी जो है कई जगह काम किया,
तो मैंने बताया कि सर यहाँ पे जो महिलाओं का चयन वो लोग करते हैं तो सिर्फ इसी टारगेट से करते हैं कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाए। कहीं भी देखोगे अगर कोई महिला थोड़ी भी ठीक ठाक है, दिखने में खूबसूरत है, तो उसके पैसे भी ज्यादा होंगे, उसको सैलरी भी ज्यादा जाएगी और उसको काम भी ऐसा मिलेगा कि वो मतलब टच में रहे, वहां का बॉस है उसके टच में रहे। जो महिला कम खूबसूरत है, भले उसके अंदर योग्यता बहुत है, तो उसको साइड वर्क दिया जाएगा, उसके पैसे भी कम होंगे। इसको भी एहसास करा दिया जाता है कि तुम जो है इतने सक्षम नहीं है, फिजिकल ब्यूटी पे ज्यादा, और सीधे टारगेट होता है महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाना। उसके बाद वो जान लेते हैं कि अगर महिला मजबूर है, मजबूर का मतलब उसको नीड है नौकरी की, तभी वो कर रही है। ये भी जान लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, कि मतलब इसके साथ ऐसी हरकत की जाएगी तो विरोध होगा कि नहीं होगा, पूरा समझ लेता है। उसके बाद अपना वो टारगेट बनाते हैं और वो घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में क्या है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस तो करती हैं। फिर हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है इस डर से कि ऐसे घटनाएं होंगी, छेड़खानी घटनाएं, यौन उत्पीड़न, तो वो फिर घर से निकलना ही बंद कर देती हैं। उनका कार्य भी छूट जाता है। जब कार्य छूट गया तो पढ़ लिख के भी वो बेरोजगार टाइप के से ही हो जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न भी होता है। भेदभाव की अगर बात करें कार्यस्थल पे या जहाँ पे महिलाएं पुरुष काम कर रहे हैं, तो जो महिला श्रमिक है उन महिला श्रमिकों को कम वेतन दिया जाता है या असमान वेतन मिलता है। पुरुषों को ज्यादा मिल रहा है। जैसे महिला और पुरुष की बात करें, लेबर श्रमिक की बात करें, तो मान लीजिए कि एक पुरुष के 300 रुपये दिहाड़ी है, मतलब पूरा दिन वो काम कर रहा है 8 घंटे, 300 रुपये उस पुरुष को मिल रहे हैं और काम ये है कि ईंटा उठा करके लेके जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है। और वही काम महिला भी कर रही है, उतनी ही ईंटें महिला भी उठा के लेके जा रही है। मान लीजिए कि दिन भर में 500 ईंटें इधर से उधर रखनी है, 500 ईंटें पुरुष भी रखेगा, 500 ईंटें महिला भी रखेंगे, पर पुरुष को 300 मिला, महिला को 200 मिलेगा। काम जबकि पूरा किया, पर एक धारणा कि नहीं, इससे जल्दी काम, तेजी से काम और ज्यादा काम पुरुष कर देगा। टारगेट तो 500 पे था ना, 500 उसने ये भले 1 घंटा फालतू ले लिया और काम तो किया। असमान वेतन क्यों? तो महिलाओं के लिए असमान वेतन जैसी समस्याएं भी होती हैं। इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। मान लीजिए सब समस्याओं या इन चुनौतियों का सामना महिला करे भी, तो पहली बात तो महिला साक्षरता इतनी नहीं है क्योंकि महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे कि कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें जो ग्रामीण बच्चे हैं वही पूछ के देखे अपने घर में उनकी मम्मी कितना पढ़ी लिखी है। तो जो महिला साक्षरता दर है वो बेहद कम है। ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करें तो वहां तो बहुत ही कम है। ऐसे में आप देखोगे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको जानकारी का अभाव भी रहेगा, फिर चाहे उसके अधिकारी क्यों ना हो। तो महिला जो अधिकार है वो उनके प्रति जो कानूनी जागरूकता है उसका स्तर भी निम्न होता है। अधिकार बने हैं महिलाओं के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए अधिकार हैं, दिए गए हैं, मगर उनकी जानकारी होगी तब ना वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा।
तो आप ये लिख सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति कानूनी जागरूकता या कानूनी प्रक्रिया का निम्न स्तर है। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी जागरूकता का निम्न स्तर। देखिए, चाहे वो घरेलू महिला हो, श्रमिक हो, या अकेली माता हो, या फिर विधवा हो, इन सबको कहीं ना कहीं हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, घरेलू महिला श्रमिक, अकेली माता, किशोरियों को के प्रति हिंसा। आपने कई ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि जिसमें एक महिला जो है अपने सास को मार रही है, उसको प्रताड़ित कर रही है, यहाँ तक कि लाठी डंडे से पीट रही है, चारपाई से नीचे गिरा दिया। तो ऐसी घटनाएं आपको कई देखने को मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब है कि महिला के प्रति हिंसा होती है और उसका सामना महिलाएं करती हैं, उनको फेस करना पड़ता है इन सब चीजों को। इसको साफ कर दें। सरोगेसी का तो आपने नाम ही सुना होगा। तो सरोगेसी से जो जुड़ी महिलाओं के मुद्दे हैं या उनके इस मुद्दे से संबंध में जो भी चुनौतियां उनको फेस करनी पड़ती हैं, वैसे सरोगेसी के मामले में क्या है कि एक महिला के गर्भ में दूसरे का बच्चा मतलब पल रहा होता है, किराए की कोख जिसको बोला जाता है। ठीक है, किराए पे उससे एक एग्रीमेंट होता है कि आप जो इस बच्चे को जन्म देंगे, जो भी खर्च आएगा वो सारा दूसरे पेरेंट्स जिनका बच्चा होता है वो पे करेंगे। ऐसे में क्या है, एक महिला ने जिस बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा, तो उसका स्वाभाविक है कि उससे लगाव हो ही जाता है। अब कई ऐसे मामले भी हुए कि सरोगेसी के मामलों में कई ऐसी घटनाएं हुई कि खासकर इसका शिकार वो आदिवासी महिलाएं होती हैं, जिन्होंने कभी मान लीजिए एक छोटी रकम तो कभी उन्होंने देखी नहीं, वाले बड़ी तो बहुत दूर की बात है, छोटी रकम में लाख 2 लाख एक साथ कभी देखा ही नहीं है। तो लोग जो है ऐसे पेरेंट्स जो है ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, जिन्होंने कभी लाख 2 लाख पैसा रुपया देखा ही नहीं है, उसको ऑफर किया जाता है कि आपको 2 लाख 3 लाख इतना रुपया दे देंगे, आपको सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना है और वो बच्चा हम ले जाएंगे जब जन्म होगा। और पूरी जो प्रक्रिया रहेगी 9 महीने तक, तो जो भी खर्च आएगा बच्चे का, आप पे जो भी खर्च होगा वो सारा हम देंगे, आपको बैठना है घर पे, आपको कोई काम ही नहीं करना है। ऐसे में जो उस टाइम पे निर्णय लिया गया, शुरुआती दौर में निर्णय लिया गया, तो महिला का उस टाइम पे ये होता है कि चलो ठीक है, पैसे मिल रहे हैं, एक बच्चे को जन्म तो देना है,
उस टाइम का फैसला, उस टाइम की परिस्थिति कुछ और होती है, पर जब 9 महीने तक उस महिला ने उस बच्चे को अपने पेट में रखा तो उससे स्वाभाविक है कि लगा वो ही जाता है। तो ऐसे में कई महिलाओं ने उस बच्चे को देने से इनकार कर दिया, और चूंकि पैसे वो चुका ही नहीं पाते क्योंकि गरीब थी, तो जिसने पे किया था, जिसने पैसा लगाया, तो फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा। मामला कोर्ट तक पहुंचा कि भाई, तो उसी संबंध में क्या है, कोर्ट ने आदेश दिया है कि देखिए ये कोई जायज नहीं है, कोई लीगल नहीं है। सवाल वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है, आपने उसका पे किया, बट वो भी अपनी जगह सही है कि उसने जो है 9 महीने तक पाला, देखो उसका बच्चा है, तो माँ को बच्चे से अलग नहीं कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा है कि उसको अलग किया जाएगा। तो ऐसे में क्या है, सरोगेसी से जुड़े कई जो है घटनाएं सामने, कई केस सामने आए, फिर सरकार ने इस पे सख्त कदम भी उठाए। तो सरोगेसी से जुड़े जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है महिलाओं को। सरोगेसी से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, जो महिलाएं हैं, राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में जितने पुरुष हैं, क्या उतनी ही महिलाएं हैं? उतनी ही परसेंटेज है? उतना नहीं है। तो राजनीति की अगर बात करें तो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उसका भी अभाव है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। देखिए कई ऐसी महिलाएं हैं, यहाँ तो अक्सर, यहाँ इस क्षेत्र में तो यूपी में तो कम ही है मामला, जहाँ पे एनआरआई है, जैसे पंजाब वगैरह है, पंजाब हरियाणा के ये जो क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, एनआरआई जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे भाई यहाँ पे शादी हो गई उनकी, यहीं के रहने वाले हैं, बाहर गए थे अपना कार्य करने के लिए, यहाँ पे शादी हुई, फिर भी उनको जाना विदेशी है, बाहर जाना है, तो जिससे शादी की है उसको साथ नहीं रख रहे हैं, साथ नहीं लेके जा रहे हैं, तो उनके साथ तो धोखाधड़ी ही हो गई है। तो क्या वो महिला पूरी जिंदगी यूं ही बिताए? तो धोखाधड़ी जैसी, विवाह में धोखाधड़ी जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो एनआरआई द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ धोखाधड़ी। महिलाओं के साथ धोखाधड़ी। तो ऐसे कई कारक हैं, कई चुनौतियां हैं जो साबित करते हैं महिलाओं की स्थिति को हाशिए पर और असुरक्षित। तो महिलाओं को अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो लगभग हमने सारे डिस्कस करने। तो अगर छुट्टी हो जो आपके मन में आ रहा हो तो बताएं, उसको भी लिख दिया जाएगा। तो महिलाओं आप लोग अलर्ट हो जाइए। अगर आपके बापू कहें कि मुंडा जो है एनआरआई है, ये लंदन से आया है और शादी कर देते हैं, बढ़िया,
तो पहले पक्के हो जाना, पासपोर्ट वीजा वीजा सब ओके कर लेना, एक बार घूम के आ जाना। प्री वेडिंग का जैसे है तो प्री टूर कर लेना कि चल पहले घुमा के ला कहाँ है, पता चला वहां पे झाड़ू पोछा कर रहा है, वहां पे वेल्डिंग कर रहा है। सऊदी अरब में क्या करने जाते हैं, वेल्डिंग करने तो जाते हैं लोग, वेल्डिंग कर रहा है, बकरियां चरा रहा है, ऊंट चरा रहा है, अपना खर्चा उससे नहीं निकल रहा है ये, इसलिए वो तुमको लेके नहीं जाएगा, इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाओ। बट वो यहाँ के लिए एनआरआई है, दुबई में काम कर रहा है लड़का, कनाडा में काम कर रहा है, गाड़ी धो रहा है कनाडा में, पर एनआरआई है। तो इसलिए स्पष्ट और उसकी सत्यता को जांच लेना, परख लेना, एक बार घूम के आ जाना कि चल बच्चे को जान लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पासपोर्ट वीजा रहेगा, आप भी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, तो धोखाधड़ी से बच पाओगे। ठीक है, अब बात कर लेंगे आगे जो निःशक्त जन है उनकी। निःशक्त जनों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनकी बात कर लेंगे। तो पूरा साफ कर दें। तो भारत में निःशक्त जनों के समक्ष आने वाली चुनौतियां तो कौन कौन सी हैं, ये तो आप लोग बता ही सकते हो, आसान है ना। निःशक्त मतलब जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक एक करके आप लोग बता रहे हैं निःशक्त जन के बारे में। आपके आसपास तो कोई ना कोई ऐसे विकलांग दिव्यांग निःशक्त जन मिल जाएंगे, आप देखे होंगे। तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला तो ये कि जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं होती, सार्वजनिक परिवहन के साधन उन तक उनकी पहुंच नहीं होती। मान लीजिए अगर पहुंच भी है तो आपने कई ऐसे वाहियात किस्म के लोग देखे होंगे, जैसे ट्रेनों में, बसों में लिखा होता है कि विकलांग सीट, विकलांग के लिए सीट, ये महिलाओं की सीट के लिए सीट है, और वहां बैठा है एकदम मुस्टंडा 6-7 फीट का विकलांग खड़ा है, महिला खड़ी है, गोद में बच्चा लिए है, पर वो उठ ही नहीं रहा है। उससे कहते हैं कि भाई साहब उठ जाओ, ये तो महिलाओं के लिए सीट है, विकलांगों के लिए सीट है। तो कह रहे कहाँ लिखा है, कह वहां लिखा तो वहीं बैठ जा, इस तरह जवाब देते हैं। वो उठने के लिए तैयार ही नहीं है। ये चुनौतियां हैं, समस्या, इनका सामना करना पड़ता है, वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती। फिर क्या करेगा व्यक्ति कि यार खड़े होके जाना ही है, सीट मिलती नहीं है, तो या तो वो अपने उस कार्य को टाल देगा या उससे हटेगा, फिर अपने एक क्षेत्र रखेगा दायरा जहां तक वो आसानी से पहुंच जाए, जहां तक किसी की दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े। तो सार्वजनिक परिवहनों के वाहनों तक पहुंच का न होना, पहुंच का न होना
न होने से अच्छा तो अत्यधिक समस्या, ठीक है, पहुंच में अत्यधिक समस्या, ये तो सही है, क्योंकि न होने का मतलब है कि बिल्कुल ही नहीं मिलता है, मिलता तो है ऐसे नहीं, तो पहुंच में अत्यधिक समस्या, अत्यधिक समस्या। दूसरा कि जो निःशक्त जन है इनके प्रति नागरिकों में सहानुभूति की कमी, इनके प्रति नागरिकों में सहानुभूति की कमी। जैसे भी कोई विकलांग व्यक्ति भीख मांगता आ जाए तो उसको खूब जो है अपना अपमानित किया जाएगा, भगा दिया जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। इन निःशक्त जनों के साथ जो कार्यस्थल हैं उन पर भी, कार्यस्थलों पर भी भेदभाव किया जाता है। निःशक्त जनों के साथ कार्यस्थल पर भी भेदभाव किया जाता है। निःशक्त जनों में सिर्फ विकलांग, दिव्यांग यही लोग आएंगे या किसी बीमारी से पीड़ित लोग भी आएंगे? जैसे HIV, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इनसे पीड़ित ने बताया था कि नहीं, ये भी लोग आएंगे। टीबी से, किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, आपने कई ऐसे एड भी देखे हैं कि व्यक्ति क्या है, उसके साथ खाना खाना या उसका जो फ्रेंड सर्कल वो भी कम हो जाता है कि यार इसको टीबी कहीं हमको ना हो जाए, इसको एड्स से कहीं हमको ना हो जाए। इस तरह से जो है उसके साथ हाथ मिलाना, ये सारी घटनाएं, उसके साथ बैठ के खाना, उसके साथ बातें करना, ये सब नहीं होता उसके साथ। फिर उससे क्या होता है, दूर होने लगते हैं, उससे दूर होने लगता है, उसके साथ भेदभाव होने लगता है। जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, कर रही है, तो वहां पे उसके लिए अलग गिलास रख दिया जाएगा, उसके लिए अलग जो है पानी रख दिया जाएगा, भेदभाव उसके होता है। जबकि सब जानते हैं कि एड्स जैसी बीमारियां हैं किसी के साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से नहीं होती हैं, मगर फिर भी क्या है, एक भेदभाव तो नजर आता है। तो ये भी लिख सकते हैं, जो एड्स, टीबी या कैंसर से पीड़ित रोगियों के साथ भेदभाव भी किया जाता है। भेदभाव भी किया जाता है। जो निःशक्त जन है इनके साथ क्या है, सार्वजनिक स्थलों पर लैंगिक दुर्व्यवहार भी किया जाता है। स्थलों पर लैंगिक दुर्व्यवहार भी किया जाता है। जैसे कई लोग क्या है, जैसे किसी को मान लीजिए पोलियो रहा, व्यक्ति लंगड़ा हो गया, तो उसको अपमानित भी बोल रहे कि लंगड़ा आ गया, लंगड़ा, अंधा आ गया, काना आ गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अपमानित किया जाता है, मिसबिहेव होता है उनके साथ। और जहां भेदभाव की बात आती है तो सबसे अच्छा उदाहरण वो पैरा ओलंपिक में आता है। पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं
उनको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना ओलंपिक के खिलाड़ियों को मिलता है। तो पैरा ओलंपिक में जो भाग लेते हैं वो विकलांग दिव्यांग लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनको उतना ना तो सम्मान मिलेगा ना उतना पुरस्कार मिलता है जितना कि ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलता है। तो भेदभाव का सबसे अच्छा उदाहरण ये भी है। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को उतना सम्मान नहीं मिलता है जितना कि ओलंपिक के खिलाड़ियों को मिलता है। अर्थात उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता है। वैसे आप में से मैं मानता कि पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी को आप में से कोई बच्चा शायद नहीं जानता होगा। एक आध खिलाड़ी का नाम बताओगे, किसी को पता हो? चेहरे से जानते हैं? हाँ? आवाज नहीं आती, बोलिए। एक बोलो। अवनी लिखा। अच्छा, हाँ, कौन सा गेम में? शूटिंग में। तो बहुत कम लोग जानते हैं पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी को, बट ओलंपिक के खिलाड़ियों को आप लोग हर एक खिलाड़ी को लगभग जानते हैं, ज्यादातर खिलाड़ी को तो जानते ही हैं। ठीक है, तो भेदभाव का अच्छा उदाहरण यहाँ भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो हमने SC/ST की बात कर ली। SC/ST को भारतीय समाज में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो कल डिस्कस कर लिया था। आज डिस्कस कर लिया हमने जो महिलाएं हैं, निःशक्त जन है, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आज का जो आंसर राइटिंग मिला है वो एडवांस में है। ठीक है, वो आपको मतलब महिलाओं के प्रति तो आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों को तो आपने पढ़ ही लिया अच्छे से, फिर भी क्या है आप उसको कर तो सकते हैं, इतना तो है। जब आंसर राइटिंग को करेंगे तो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे पहले जो पढ़ा, चाहे वो सोशल इश्यूज हो या फिर सोशल जस्टिस हो, इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।